वेलकम एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंस दे आर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स। तो पूरी वीडियो तक आपको बने रहना है मेरे साथ एंड श्योर कर लीजिए आप अपने कम से कम 4 मार्क्स, बिकॉज इस चैप्टर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, डन है। एंड इसका जो रेंज होता है वो 1 क्वेश्चन से लेकर के 5 क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है। एंड दैट मीन्स आप 4 मार्क्स से 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आप मेरे साथ इस वीडियो के थ्रू आप जान सकते हैं कि आप अपनी की प्रिपरेशन आपकी अभी तक कितनी हो चुकी है। ठीक है, तो स्टार्ट करें दोस्तों, लेट्स डू इट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, What will be the direction of flow of water when a plant is placed in a hypotonic solution? आप एक प्लांट का सेल ले लो, एक पौधा या एक पत्ता ही ले लो। पत्ता को आप एक काम करो, एक मग में पानी डाल लो और उस मग में जो पानी डाला है उसमें पत्ता को डाल दो। एक बार और सुनो, मग में पानी डाल लो और उसमें आप अपना पत्ता को डाल दो। अच्छा, अब समझो जरा, उस पत्ते के अंदर जितने भी सेल्स हैं, होंगे ही सेल्स भाई, समझ पा रहे हो? थोड़ा इमेजिन करो, उस पत्ते के अंदर जितने भी सेल्स होंगे, उन सेल्स में एक सेल को आप ले लो, उस एक सेल में जो पानी का कंटेंट है वो तो बाहर के जो एक मग पानी है, सो कॉल्ड महासमुद्र है, उससे तो काफ़ी कम है। अब पानी की आदत होती है कि वो हमेशा अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाता है। दैट मीन्स वो जो मग्गे में आपने पानी भरा है ना, उसमें तो पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और बेचारी प्लांट सेल के अंदर तो कंसंट्रेशन काफ़ी कम है। तो पानी कहाँ जाएगा? बाहर से अंदर। देखो, पानी हमेशा अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक फ्लो होता है। याद आ रहा है कॉन्सेप्ट? यही तो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है कि वाटर हमेशा अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक आता है। तो जो मग्गा में पानी है वहां से पानी आपके सेल के अंदर आ जाएगा, तो वाटर विल फ्लो इनसाइड द सेल। ठीक है, तो आप देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? वाटर विल फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन, ऐसा होगा क्या? नहीं, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल। अच्छा, आउट ऑफ द सेल कब होगा? आउट ऑफ द सेल तब होगा जब आपने उस मग्गे के अंदर जो पानी रखा है ना, उस पानी में समझो ये वाटर है। अब इस वाटर के अंदर जो सॉल्ट की क्वांटिटी, अगर आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दोगे तो आप देखो यहाँ पर वाटर तो आपका एक सॉल्वेंट हो गया और वही सॉल्ट हो गया वो सॉल्यूट हो गया। ठीक है, अब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दैट मीन्स अब ये सॉल्यूशन है। देखो, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर सॉल्यूशन ही बनाता है। तब जो सॉल्यूशन होगा इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर वास्तव में पानी बहुत कम है। देखो, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो इस केस में अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब इसमें अगर मैं पत्ती को डिप करी, अगर मैं इसमें यहाँ पर आप समझो इसको कि यहाँ अगर मैंने एक लीफ को डिप किया तो इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो वाटर हमेशा अपने हाई से लो कंटेंट की तरफ जाएगा। यहाँ पर वाटर यहाँ से लेकर के, क्योंकि प्लांट सेल में भी तो यहाँ से यहाँ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा और लीफ पिचक जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग ने जो सॉल्यूशन लिया है वो हाइपोटोनिक लिया है। ठीक है, तो वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल। फ्लो आउट ऑफ द सेल कब होगा? जब आपका सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा। जब सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा। क्लियर बात? हाइपरटोनिक होगा। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। वाटर विल फ्लो इनटू द सेल। यहाँ ये होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में हम लोग ने हाइपोटोनिक लिया है और हाइपोटोनिक का मतलब भी यहाँ पर ये होता है कि जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो जाहिर सी बात है सेल के अंदर ही आएगा ना, क्योंकि सेल में तो वाटर का कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर यहाँ पर कम है। ठीक है, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। वाटर्स कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हमेशा अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और सेल कंप्लीटली स्वेल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये स्वेल हो जाएगी। तो यही आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, वाटर विल फ्लो इनटू द सेल। नो फ्लो ऑफ वाटर इन एनी डायरेक्शन, ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? क्या फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर है? आगे बढ़े बच्चों, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लेसिथिन? देखो बेटा, लेसिथिन होता है एक फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड है जो कि 2 चीज से मिलकर बना होता है, इनोसिटॉल और कोलिन। इनोसिटॉल और कोलिन, किस चीज से? इनोसिटॉल एंड कोलिन से। ठीक है, तो यहाँ पास आर्किडोनिक एसिड ये नहीं होगा। आर्किडोनिक एसिड होता है 20 कार्बन का कंप्लीटली एक बड़ा सा चेन है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज याद रखो कि अगर हम लोग नंबरिंग, अगर सी डबल बॉन्ड OH है,
यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। तो देखो, अगर सी डबल बॉन्ड OH से आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 कार्बन का नेम करते हो। अब इसके अगेंस्ट अगर आप नेमिंग करोगे तो यहाँ पर अल्फा, बीटा, ओमेगा कार्बन इस टाइप का नेम करते हो। तो जो कार्बन थर्ड है इसको ये ओमेगा कार्बन बोलते हैं इस तरफ से। तो यहाँ के कार्बन में अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम इसको ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलेंगे, और अगर 6th वाले ओमेगा पोजिशन पर डबल बॉन्ड होगा तो ओमेगा 6 फैटी एसिड बोलेंगे। हमेशा याद रखना कि ओमेगा 3 फैटी एसिड या O3F, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये ज़्यादा लाभकारी है एज कम्पेयर टू ओमेगा 6 फैटी एसिड से। क्लियर? तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि इसका आंसर ये तो नहीं है, फॉस्फोलिपिड एग्जैक्टली ये इसका कंप्लीटली आंसर है। आगे बढ़े क्या? द कंसेप्ट ऑफ omnicellular acellular regarding cell division was first proposed by, ठीक है। देखो, जब सेल का थ्योरी आया था तो दो साइंटिस्ट थे, स्क्लीडन एंड श्वान, एक बॉटनिस्ट एक जूलॉजिस्ट। ये दोनों ने प्रपोज किया था कि भाई जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है ना ये सब सेल के बने हुए होते हैं। क्या मैंने बोला? जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है वो सब सेल के बने हुए होते हैं। लेकिन अब सेल ही होता है जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल का जैसे फंक्शन होगा वैसे ऑर्गेनिज्म का फंक्शन बन होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म ही तो सेल से बना हुआ है। तो जैसे सेल काम करेगी वैसे ऑर्गेनिज्म काम करेगा, जैसे सेल फंक्शन करेगी वैसे ऑर्गेनिज्म फंक्शन करेगा। इसीलिए तो बोला गया सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट के पास ये जवाब नहीं था कि सेल आखिर ओरिजिन कैसे हुआ, सेल का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या नॉन लिविंग थिंग से आई, क्या इनऑर्गेनिक थिंग से आई, इनका जवाब नहीं था। तो रुडोल्फ वर्चाउ साइंटिस्ट ने बताया कि जो पहले से एग्जिस्ट करने वाली सेल थी उसी से एक नई सेल बनी। जैसे कि एक एम्ब्रियो बना जाइगोट से, जाइगोट भी डिप्लॉयड सेल थी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उसी से तो एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंशिएशन हुआ, गेस्टेशन हुआ, पार्चुरेशन हुआ, आप हुए, हम सब कैसे बने? एक सेल ही से बने, जो कि हम कभी किसी जमाने में हम सब के सब जाइगोट ही थे। मानते हो इस चीज को? तो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एक नई सेल बनी। इस थ्योरी को ही बोला गया ओमनीसेल्युलर एसेल्युलर, जिसको दिया गया था रुडोल्फ वर्चाउ ने। क्लियर इतना? आगे बढ़े क्या? Which of the following elements is responsible for maintaining turgor in shell? अब देखो, टर्गर इन सेल वही कर सकती है जो स्टोमेटा में टर्जिडिटी को बैलेंस करेगी। बोलने का मतलब स्टोमेटा ही वो गेटवे होती है प्लांट्स की, जिसके थ्रू सारा वाटर आना और जाना होता है, वाटर का आना जाना होता है, हवा का एक्सचेंज होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो इस पंप को खोलती है, बंद करती है, मतलब स्टोमेटा के दरवाजा को खोलती है, जो बंद करती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी पोटेशियम। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पोटेशियम। मैग्नीशियम क्या करती है ये भी तो जान लो। देखो, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोफिल, अगर आप क्लोरोफिल के बारे में जानते हो तो क्लोरोफिल आपको तो इतना पता है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोडियम देखो, जब भी कभी सेल, ठीक है, जैसे मान के चलो कुछ एक सेल के अंदर कोई चीज आपको जानना है, ठीक है, तो सेल तभी तो अंदर लेगी ना जब वो सेल परमिएबल हो। तो सेल को परमिएबल बनाने के लिए आप सोडियम डालते हो। अब सोडियम हमेशा याद रखना बच्चों, ये नॉन इसेंशियल है, इसेंशियल नहीं है। देखो, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम तीनों की तीनों इसेंशियल है। यहीं बस पॉइंट क्लियर कर लो अपना, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग यहीं अपना क्लियर कर लो। देखो, जो इसेंशियल होती है ना, इसेंशियल है, ये तीनों की तीनों जो कंपोनेंट है एक्सेप्ट सोडियम, ये तीनों इसेंशियल है। क्या क्या इसेंशियल है भाई? आपका पोटेशियम इसेंशियल है, मैग्नीशियम इसेंशियल है और कैल्शियम इसेंशियल है। और सोडियम आपकी नॉन इसेंशियल है और इसका काम होता है बस परमिएबिलिटी में, हमेशा परमिएबल बनाती है सेल को। ठीक है, अच्छा आ जाओ कैल्शियम पर। कैल्शियम क्या है? एक तो चीज़ आपने पॉइंट गेन कर लिया कि वो एक इसेंशियल चीज़ है। अब कैल्शियम का जो काम होता है ना, वो है कैल्शियम सेलेक्टिव परमिएबल है। देखो, परमिएबल मतलब किसी भी चीज़ को अंदर आने दे देगी। अगर आप कोई, जैसे मान के चलो कोई सेल है, ठीक, उस सेल के अंदर आपको कुछ भी चीज़ डालना है तो उसको सेल को तो परमिएबल बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आप सोडियम डाल दो, कुछ भी डालो, फिर वो तो सेल उसको ले ही लेगी। लेकिन अगर से आप उसमें कैल्शियम डाल देते हो ना, तो कैल्शियम क्या करेगी? देखो, कैल्शियम परमिएबल तो करेगी लेकिन सब चीज के लिए नहीं, किसी किसी चीज के लिए। इसी प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ सेल। क्या? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ सेल। क्या आगे बढ़े बच्चों? चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन सेल्स? आ जाएगा आंसर इसका पोटेशियम। मैग्नीशियम किसके लिए? क्लोरोफिल के लिए। ठीक है, सोडियम किसके लिए? परमिएबिलिटी के लिए। और कैल्शियम किसके लिए? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के लिए। हमेशा याद रखना, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम इसेंशियल होती है और सोडियम होती है नॉन इसेंशियल। ठीक है, क्या आगे बढ़े? चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? देखो, नॉनस्टॉक एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होती है, तो ये तो प्रोकैरियोट है। माइकोबैक्टीरियम आपको पता है सबसे छोटा 0.3 म्यूएम का सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके पास तो सेल वॉल भी नहीं होता, तो ये भी तो प्रोकैरियोटिक है।
सैक्रोमाइसिस, हाँ ये तो ईस्ट है भाई, ये तो ईस्ट है, और ईस्ट होती है फंगाई, और फंगाई होती है मल्टीसेलुलर, मतलब ये मल्टीसेलुलर बोलेगा मतलब ये ईस्ट तो ये यूनिसेलुलर है। देखो फंगाई होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक आपकी ईस्ट है, और ईस्ट का एग्जांपल है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। एक बार और बच्चों, सैक्रोमाइसिस सर्विसी ईस्ट है, और ईस्ट क्या होती है, एक सेल की फंगाई, फंगाई क्या होती है, यूकैरियोट, तो यही तो यूकैरियोट है। ऑसिलोटोरिया, ये भी बैक्टीरिया है और वो भी प्रोकैरियोटिक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, इट इज अ यूकैरियोट। कहाँ है भाई, ये ईस्ट है, और ईस्ट क्या होती है, ईस्ट होती है यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। क्या इतना क्लियर है बच्चों? क्या आगे बढ़े? चलो, which of the following components provides sticky character to bacterial cell? स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल मतलब चिपचिपाहट प्रोवाइड करना बैक्टीरियल सेल को। आपको पता है बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर एकदम च्युइंगम के जैसा है। अब बैक्टीरियल सेल के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपकी तरह हमारी तरह, लेकिन आपकी तरह और हमारी तरह उनका बिल्कुल स्मूथली फोल्डेड नहीं है, ऐसे टाइप का फोल्डिंग से जिसको हम मिसोजोम्स बोलते हैं, है ना। लेकिन उसके बाहर एकदम चिपचिपाहट पदार्थ है जो उसको च्युइंगम के जैसे, अगर आप च्युइंगम को फेंक दोगे तो चिपक सा नहीं जाता है, बिल्कुल वैसे ही इसके पास जो चिपचिपाहट वाली कवरिंग है ना, यही ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है। यही कहलाती है बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा, अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है अगर बहुत लूज शीत हुई, अगर लूज शीत हुई, ठीक है, अगर बिल्कुल लूज शीत हुई मतलब बहुत चिपचिपाहट वाली, बिल्कुल गम की तरह, बहुत गम की तरह लूज शीत, तो इसको बोलते हैं अपन स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। और अगर बहुत ज़्यादा रिजिड हुई तब कहलाती है कैप्सिड, तब इसको आप बोलोगे कैप्सूल, ठीक है। एक बार और, अगर लूज शीत हुई तो स्लाइम मोल्ड बोलेंगे, अगर रिजिड हुई तो कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। कैप्सूल, CAPSULE, कैप्सूल। क्लियर इतना? आगे बढ़े क्या? चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरिया से? ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल होती है क्या? नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन? नहीं। आगे बढ़े। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहले देखो, इस टाइप की स्टेटमेंट को पढ़ना, सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखो स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, वहीं उसके पहले मेरे साथ देखो कैसे हम कर रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, पढ़ने के बाद से वही लिख देंगे सही है गलत है, उसके बाद से क्वेश्चन पढ़ के फिर से आंसर देंगे। देखो क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या सही है? बिल्कुल। नाम और जो ग्लाइकन है इसमें है नाग और नैम, ठीक है, ये ग्लाइकन का कैरेक्टर है, और पेप्टाइडो की वजह से यहाँ पर अमीनो एसिड्स के साथ इसकी बॉन्डिंग भी है, ठीक बात। तो ये बैक्टीरियल सेल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, सही है। पिलाई एंड फेम्ब्रे आर इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। देखो, जो मोटिलिटी है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फ्लैजिला, उनके पास फ्लैजिला होता है। देखो जैसे मान के चलो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, अब इसके पास फ्लैजिला है। अब फ्लैजिला जो है यहाँ पर हमेशा याद रखना, ये 9+2 अरेंजमेंट की नहीं बनी हुई होती है। हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में जो कि प्रोकैरियोटिक है, तो बनी किस चीज़ से होती है? एक प्रोटीन से बनी हुई होती है जिसका नाम है फ्लैजिलिन। क्या मैंने बोला बच्चों? एक प्रोटीन से बनी हुई होती है जिसका नाम है फ्लैजिलिन। किसका नाम है? फ्लैजिलिन। क्लियर इतना? जिसका नाम है फ्लैजिलिन। अब फ्लैजिलिन नाम की प्रोटीन से बनी हुई होती है, उसका 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये चलती है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, पीली एंड फ्रिम्बाई आर मेनली इन्वॉल्वड इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। ना 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 ना, पीली एंड फ्रिम्बाई ये अलग अलग चीज़ है भाई। पिल्लाई की वजह से कॉपुलेशन होता है, कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट होता है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीटली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। फिम्ब्रे से समझो ना, जैसे हमारे हाथ है ना, वैसे तुम्हारे बैक्टीरिया के पास फिम्ब्रे है। तुम अपने हाथ से कोई चीज़ को होल्ड करते हो, ऐसे पकड़ते हो, फिम्ब्रे भी अटैचमेंट के लिए, बैक्टीरिया भी अपने आप को किसी चीज़ से ऐसे चिपकने के लिए वो फिम्ब्रे का यूज़ करती है। हम हाथ का यूज़ करते हैं, वो फिम्ब्रे का यूज़ करती है, तो किसी चीज़ से चिपकने के लिए यूज़ करती है, ठीक है। अब यहाँ आप क्वेश्चन पढ़ो, पिलाई तुमको पता है रिप्रोडक्शन के लिए होता है, फिम्ब्रे तुमको पता है किसी चीज़ से पकड़ने के लिए होता है, तो ये इन्वॉल्व होते हैं मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया में। ये स्टेटमेंट कहीं से वर्थित है? नहीं। मोटिलिटी के लिए तो फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि बना हुआ होता है फ्लैजिलिन से, जिसके पास 9+2 सीक्वेंस नहीं होता। 9+2 किसके पास होता है? यूकैरियोटिक के फ्लैजिला के पास, ठीक है।
तो ये वाली ही आंसर कंप्लीटली गलत हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया लेट फ्लैजेलेटेड सेल सही है। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है जिसके बाहर में सेल वॉल तक नहीं होता, जिसके बाहर में सेल वॉल तक नहीं होता। आई रिपीट, जिसके बाहर में एक सेल वॉल तक नहीं होता। ये बैक्टीरिया के समाज में, बैक्टीरिया के फैमिली में, बैक्टीरिया के ग्रुप में सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक, सबसे छोटा सेल है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? सेकंड। आगे बढ़े। द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स और होस्ट टिश्यूज आर कॉल्ड राइजोइड्स ना, अभी मैंने बताया था वो होता है फ्रिम्बे। ठीक है, आगे बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होती है। सबसे पहले तो तुमको पता है क्या होती है भाई, ग्लाइकोकैलिक्स होती है। ठीक है, फिर सेल वॉल हो जाती है जो कि नैग एंड नैम की बनी हुई होती है। क्या मैंने बोला? सेल वॉल हो जाती है, ग्लाइकोकैलिक्स हो जाती है। इसके बाद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है भाई, जो कि मीसोजोम्स के फॉर्म में ऐसे फोल्डेड हुई रहती है। उसके बाद से जितने भी इसके अंदर जो उसका जेनेटिक कंपोनेंट है, डीएनए हो, डीएनए तो क्या आरएन, जो उसका डबल स्ट्रैंगुलर क्लोज सर्कुलर डीएनए हो गया। ठीक है, कुछ स्टेप के डीएनए हो गए। फिर इसके पास स्टोर्ड फूड रहता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च रहती है। ठीक है, कहीं कहीं ग्लाइकोजन के भी कैप्सूल आपको मिल जाते हैं, कुछ स्टेप से रहती है। तो देखो इसमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियर एनवेलप ये तो नहीं है, राइबोसोम हाँ है, मीसोसोम अभी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो क्या नहीं है बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तभी तो ये प्रोकैरियोटिक है। न्यूक्लियर एनवेलप होता तो ये कहलाती यूकैरियोट। आगे बढ़े, चलो। अब प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। देखो ये मान के चलो सेल वॉल है। ठीक है, क्या मैंने बोला? ये है सेल वॉल, है ना। अब सेल वॉल के अंदर क्या आ जाएगी? सेल वॉल के अंदर आ जाएगी तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लो बना दिया मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंप्लीटली बना दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद से तुम्हारी आ जाएगी साइटोप्लाज्म भाई, ये साइटोप्लाज्म हो गई। और इसके अंदर क्या आता है बच्चों? अरे इसके अंदर तो आता है न्यूक्लियस, आता है न्यूक्लियस, कंप्लीटली आ गया न्यूक्लियस। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर में से, अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर में से तुम्हारा सेल वॉल निकाल दूं, ठीक है, एक मिनट मुझे इरेजर ले लेने दो। ठीक है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर में से सेल वॉल को निकाल दूं तो जो मेरा स्ट्रक्चर बचेगा, जो स्ट्रक्चर बचेगा, देखो ये इरेजर को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां से, अगर मैं सेल वॉल हटा दूं, ठीक है, समझो इसको, मैं कुछ ऐसा बनाती हूं। देखो अगर मैं यहाँ से सेल वॉल हटा दूँ तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा कंप्लीटली सेल वॉल अगर हट गया तो मेरे पास बचा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ इस टाइप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचा। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर था तुम्हारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस था, कंप्लीटली न्यूक्लियस की कवरिंग थी। एक मिनट, हाँ देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट में से अगर मैं सेल वॉल हटा दिया, अगर मैंने यहाँ से सेल वॉल हटा दिया तो क्या बचा मेरे पास? तो मेरे पास बचा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर मेरे पास बचा साइटोप्लाज्म और बचा न्यूक्लियस। यही बचा ना, क्योंकि सेल वॉल तो मैंने हटा दिया है। तो सेल वॉल को हटाने के बाद से जो भी चीज बचता है ना, उसको ही बोला जाता है प्रोटोप्लास्ट। अब देखो, प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, इट इज अ सेल विदाउट न्यूक्लियस नहीं, इट इज अ सेल अंडरगोइंग डिवीजन ये भी नहीं, इट इज अ सेल विदाउट सेल वॉल। देखो सेल वॉल हटाया और ये प्रोटोप्लास्ट बना, तो यही ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सोडियम एंड पोटेशियम मैन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। नहीं भाई, ये लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मूव करते हैं। ठीक है, प्रोटीन मेकअप 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखो जो प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन्स और लिपिड्स का जो रेशियो होता है वो भी कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, प्रोटीन है आपकी 52% एंड लिपिड्स है, इसके बाद से जितना भी बचा है वो कंप्लीटली आपका लिपिड्स है। तो कंप्लीटली आपको देखना है कि इतना भी ज़्यादा नहीं करती है, ये कंप्लीटली आपका स्टेटमेंट गलत हो गया।
मेजरली जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंस्टिट्यूएंट है वो लिपिड का है। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विद पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। देखो ऐसा अटैच्ड होता है ना, पोलर होता है वो आउटर की तरफ होता है और नॉन पोलर इनर की तरफ होता है। देखो ऐसा, ये एक लेयर हो गया लिपिड का, ये दूसरा लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, इसलिए तो इसको बाइलेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर तुम देख लो, ये दोनों के दोनों पोलर हेड है और ये वाला इस तरफ बाहर में है, इस तरफ ये वाला इस तरफ बाहर में है, और ये वाला है वो उसका कंप्लीटली नॉन पोलर टेल है, वो दोनों अंदर की तरफ है। तो देखो क्या लिखा है इसमें, दे आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, यहाँ तक तो सही है, विद पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर पार्ट। अरे भाई पोलर हेड आउटर की तरफ है, ये वाला गलत हो गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगल एंड निकोल्सन, बिल्कुल सही, सिंगल एंड निकोल्सन की थ्री। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following organism is not an example of eukaryotic cell? देखो पहला स्टेटमेंट चीख के तुमको बता रहा है। फर्स्ट एग्जांपल इसमें है इकोलाई। अब इकोलाई बच्चों एक प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक मतलब एक बैक्टीरिया है। Which one of the following is not an example of eukaryotic cell? तो चलो पहले देख लेते हैं। इकोलाई ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होती है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट होती है। यूजलेना ये एक यूकैरियोटिक है। अमीबा ये पैरामीशियम, ये कंप्लीटली आपकी यूकैरियोटिक है। क्यों, किस में आती है भाई, प्रोटिस्टा है ये। अरे भाई ये दोनों के दोनों, ये तीनों के तीनों इनफैक्टली यूजिलिना, अमीबा एंड पैरामीशियम, तीनों के तीनों प्रोटिस्टा में आते हैं। और प्रोटिस्टा को बच्चों बोला जाता है यूकैरियोट। ये यूकैरियोट में आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। और यूकैरियोट में भी इसकी विशेषता है कि ये एक सेल वाले यूकैरियोट हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो यहाँ पास आ जाएगा यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देखो नॉट बोला है, मतलब ये तीनों की तीनों तो यूकैरियोटिक है, बचा क्या, ये वो प्रोकैरियोटिक होगा। Which one of the following also act as a catalyst in bacterial cell? देखो बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या रहता है, देखो ध्यान से देखो, ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के अंदर भी तो प्रोटीन बनता है ना, ह्यूमुलिन, वो भी तो बैक्टीरियल सेल के अंदर ही बना। अब प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए भाई, अमीनो एसिड को तो जोड़ना पड़ता है। अमीनो एसिड जुड़ा इस बॉन्ड से, इस बॉन्ड से, इसी बॉन्ड को बच्चों बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे ही नहीं बन जाता, इसके लिए चाहते हैं एंजाइम, इसके लिए चाहिए एंजाइम, बिना एंजाइम के बॉन्ड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी बैक्टीरियल सेल के अंदर देखो इसके पास राइबोसोम होती है भाई, बैक्टीरिया के पास तो राइबोसोम होती है। तो इसी राइबोसोम में 70S वाले राइबोसोम में होता है 23S rRNA। कौन सा, 23S rRNA। यही 23S rRNA कैटलिस्ट की तरह काम करती है, या इसको ही बोलते हैं अपन राइबोजाइम। ये कैटलिस्ट की तरफ काम करती है, बोल सकते हो एक एंजाइम की तरह काम करती है, जिसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इसलिए इसका एंजाइम नाम दिया गया। कहाँ रहती है, राइबोसोम में, तो इसलिए राइबोजाइम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन बैक्टीरियल सेल, 23S rRNA। आगे बढ़े बच्चों, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। ये तो आप सब जानते हो, दो सेल है, ठीक है। अब यहाँ पास दो सेल है, अगर ये प्लांट की सेल है तो सेल वॉल भी है भाई। अब देखो, अब अगर प्लांट की सेल है तो ये सेल वॉल है, देखो यहाँ पर ये दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मिलन कैसे हो रहा है, देखो कंप्लीटली यहाँ पर आया आपका, थोड़ा ध्यान से देखना, ये आपका एक हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन 1, प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2, प्लाज्मा मेम्ब्रेन 1 और प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये साइटोप्लाज्म है भाई, इसको न्यूक्लियस अगर मैं मान लूँ तो ये साइटोप्लाज्म है, इसको भी अगर मैं न्यूक्लियस 2 मान लूँ तो ये भी साइटोप्लाज्म 2 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि साइटोप्लाज्म 1 साइटोप्लाज्म 2 से बिल्कुल कनेक्टेड है। देखो कैसे, देखो साइटोप्लाज्म 1 साइटोप्लाज्म 2 से ऐसे कनेक्टेड है, तो बीच में जो साइटोप्लाज्म की लेयर थी वो हट गई, तो साइटोप्लाज्म 1 और साइटोप्लाज्म 2 से कनेक्टेड है, दोनों के बीच में आराम से कम्युनिकेशन नहीं हो जाएगा। अगर इसको पानी देना होगा तो ऐसे पानी दे देगा, इसको खाना देना होगा तो ऐसे खाना दे देगा, हो जाएगा। बस इसको ही बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये वाली हो जाएगी आपकी प्लाज्मोडेस्माटा। आगे बढ़ो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, ये तो पहला ऑप्शन देखो, फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाइलेयर ना। जो बाइलेयर होती है वो तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। अभी तो हम लोग ने देखा था कि जो बाइलेयर होती है वो आपकी लिपिड की होती है। तो जो बाइलेयर है वो तो किसकी है भाई, जो बाइलेयर है वो फॉस्फोलिपिड की है, क्या PL फॉस्फोलिपिड की है। अब ये फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर के बीच बीच में देखो कि बीच में यहाँ पर प्रोटीन है,
तो प्रोटीन एम्बेडेड है फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर में। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाइलेयर। ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो आपका गलत हो जाएगा गलत। देखो प्रोटीन एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, हाँ ये सही है। प्रोटीन एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये गलत हो गया। प्रोटीन एम्बेडेड इन अ कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़े। मिडिल लेयर ऑफ मिडिल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, वो तो आप सबको पता है कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। आगे बढ़ो। प्लाज्मोडेस्माटा आर, अभी हम लोग ने देखा कि दो एडजेसेंट सेल्स, देखो सेल 1 है और ये सेल 2 है, ठीक है। तो दोनों के साइटोप्लाज्म के बीच का ये जंक्शन है भाई, ये कंप्लीटली जंक्शन है, जिससे जो यहाँ से वाटर होता है वो कंप्लीटली जाता है यहाँ से यहाँ तक, आराम से ट्रेवल कर लेता है। दो साइटोप्लाज्म के बीच का कनेक्शन होता है। तो देखो इट इज अ लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर बिटवीन द सेल्स, नहीं। ग्लूकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, नहीं। मेम्ब्रेन्स कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विद प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मोलिमा, नहीं। कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन डी सही होगा। Keeping in view fluid mosaic model for structure of cell membrane, which one of the following statement is correct with respect to the movement of lipids and proteins from one lipid monolayer to the another? चलो अगर हम एक लेयर से दूसरे लेयर तक जाते हैं तो वहाँ पर जो बात है वो कुछ ऐसी है कि भाई वहाँ पर अगर इसको ऐसे समझो, एक मिनट मुझे पेन ले लेने दो, ये हो गया, ठीक है। इससे पहले वाला था ना, शायद इससे पहले वाला था, ये वाला था, ठीक है। टू कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोसैक मॉडल, इसके लिए चलो इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोसैक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स फ्रॉम वन लिपिड मोनोलेयर टू द अनदर। तो भाई अगर लिपिड्स और जैसे मान के चलो लिपिड्स का दो लेयर था भाई, यहाँ पर से एक लेयर है और ये दूसरा लेयर है, तो ये मोनोलेयर हो गया, ये दूसरा मोनोलेयर हो गया, दो मोनोलेयर मिलके बन गया बाई लेयर, ठीक है। तो अब लिपिड तो आ सकते हैं भाई, फ्लिप फ्लॉप होगा तो लिपिड तो भाई, अगर तुम समझो ना, तुम हल्दीराम का रसगुल्ला का डब्बा देखो और उसको ऐसे उल्टा करो तो वहाँ पर लिपिड्स, जो पानी है वो लिपिड है और जो रसगुल्ला है ना वो प्रोटीन है। तो अगर तुम उल्टा उल्टा करोगे, उसको कंप्लीटली उल्टा करोगे तो रसगुल्ला तो वैसे का वैसे ही रहेगा, प्रोटीन तो नहीं हट सकता वहाँ से, लेकिन लिपिड्स एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हैं, जो पानी है ऊपर से नीचे हो सकता है। तो वही वाला एग्जाम्पल है कि लिपिड्स कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन्स लेकिन नहीं कर सकते भाई। तो यही ऑप्शन चला जाएगा। यहाँ पर देखो दोनों के दोनों, यहाँ पर रसगुल्ला का पानी फ्लिप फ्लॉप कर सकता है, नहीं हो सकता वैसा, ठीक है। सेकेंड वाला हो सकता है, वाइल प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप, लिपिड्स ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नाइदर लिपिड्स नॉर प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप, ये भी नहीं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अ मेजर ब्रेकडाउन थ्रो इन द स्टडीज ऑफ सेल केम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज बिकॉज देखो जब तुम लाइट माइक्रोस्कोप यूज करोगे ना, तो लाइट माइक्रोस्कोप से अगर मुझे किसी कीड़े को देखना है तो वो कीड़ा का एक सेल को अगर मैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर रखूंगी तो वो एक सेल को 2000 से 4000 गुना बड़ा करेगा, 2000 से 4000 गुना बड़ा करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसी एक सेल को 2 लाख से 10 लाख 2 लाख से नहीं, शायद 3 लाख से कंप्लीटली 4 लाख तक बड़ा करेगा। एक बार और, वो कीड़ा का एक सेल को लाइट माइक्रोस्कोप 2000 से 4000 से लेकर के कंप्लीटली 10,000 गुना तक उसको बड़ा कर देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसी को लाख्स में, मतलब 3 लाख से लेकर के 4 लाख तक भी लाख गुना ज़्यादा उसको बड़ा कर सकता है, ठीक है। तो जो रिजोल्यूशन पावर होता है किसी भी लाइट माइक्रोस्कोप का, वो आपका लाइट माइक्रोस्कोप का अगर रिजोल्यूशन पावर इसने पूछा है तो वो कंप्लीटली आपका होगा 0.25 म्यूएम टू 0.3 म्यूएम, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन पावर होगा वो आपका होगा 2 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है, ठीक है। तो पहला वाला देखो, द रिजोल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 200 to 350 नैनोमीटर, नहीं। द इलेक्ट्रॉन बीम कैन पास थ्रू थिक मटेरियल्स वेल एज लाइट माइक्रोस्कोपिक रिक्वायर्ड द थिन सेक्शन, नहीं, उल्टा होगा। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर पावरफुल देन द लाइट माइक्रोस्कोप एज इट यूजेज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैज वेवलेंथ much longer than that of photons, ये भी गलत है। The resolution power of the electron microscope is much higher than that of light microscope। जस्ट मैंने बताया कि इसका पावर एंगस्ट्रॉम में होता है, उसका म्यूएम में होता है, ठीक है। आगे बढ़े। According to most widely accepted model, fluid mosaic model, cell membrane are semi-fluid, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड नेचर के होते हैं, where lipids and integral proteins can diffuse randomly. In recent years, this model has become modified in several respects. In this regard, which one of the following statement is incorrect? गलत ढूंढना है। प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द बाइलिपिड लेयर, प्रोटीन कहाँ से मूव कर पाएगा, ये तो नहीं होगा, यही वाला गलत है। प्रोटीन्स कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन द लिपिड बाइलेयर। नाउ प्रोटीन्स कैन रिमेन कन्फाइंड इन सर्टेन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो ये वाला ये प्रोटीन्स कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स इन द लिपिड बाइलेयर। अब अच्छा इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो एक बार और देखो, इसमें से हम लोग को गलत ढूंढना है। तो प्रोटीन्स कैन अंडरगो, अभी बाद में पता चला कि अगर ऊपर नीचे करोगे तो हल्का सा प्रोटीन खिसक सकता है, तो ये तो सही है। प्रोटीन्स कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन द सर्टेन डोमेन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये भी सही है, ठीक है। अब मेनी प्रोटीन्स रिमेन्स कंप्लीटली एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये भी आपका सही है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर इतना? सो विद दिस बच्चों सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, ठीक है। इसी टाइप की जो क्वेश्चंस है हम लोग और भी सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो विद दिस आप लोग बने रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए मेरे साथ एंड पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।